स्कूल की छत पर ऑफिसर जंगकुक यी ह्यून को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह कोई भी पागलपन भरा काम न करे। उसी समय से बॉम उससे मिलने आती है तो यी ह्यून बताता है कि वह यहाँ सिर्फ ताजी हवा लेने आया था और किसी बेवकूफ ने पुलिस को बुला लिया। गुस्से में से बॉम उसे धक्का देती है और यी ह्यून एक हवा से भरे सेफ्टी मैट पर गिर जाता है। 12 साल बाद एक मोटल में एक कर्मचारी को कमरे पर लगातार खटखटाहट सुनाई देती है। वह देखने जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वह दरवाजा खोलता है और उसे अंदर घसीटकर मार दिया जाता है। कुछ ही देर बाद यी ह्यून और जंगकुक एक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की जांच करने पहुंचते हैं। जल्दी से तलाशी लेने पर यी ह्यून बिस्तर के नीचे देखता है और खून से लथपथ हत्यारे को पाता है। जब वह बाहर आता है तो वह बताता है कि उसे घटना धुंधले सपने की तरह याद है। उसके मुंह को देखकर यी ह्यून समझ जाता है कि इस आदमी ने कर्मचारी को काटकर मार डाला था। फिर यी ह्यून से बॉम को फोन करता है, जो अब स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में काम करती है। वह उसे बताता है कि हत्यारे ने उसकी यूनिट में किसी से कुछ रहस्यमय पदार्थ मिलने का जिक्र किया था, इसलिए से बॉम जांच करने के लिए राजी हो जाती है। वह और उसकी सहकर्मी सेउंग यंग जोंग ताए को ढूंढने जाती हैं, लेकिन जब वे दूसरे कमरे में जाती हैं तो उसे एक दूसरे आदमी के ऊपर पाती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वे उसे आवाज देती हैं, लेकिन जब जोंग ताए ऊपर देखता है तो उसके चेहरे पर खून लगा होता है। उसकी आंखें पागलों जैसी दिखती हैं और दूसरे आदमी को काटा गया होता है। वह हमला करने की कोशिश करता है और से बॉम उसकी टांग में गोली मार देती है, लेकिन वह से बॉम से हथियार छीनकर उसे पकड़ लेता है। सेउंग यंग उसे पीछे खींच लेती है ताकि से बॉम उससे लड़ सके, जबकि वह पीड़ित को दूर ले जाए। फर्नीचर से चोट लगने और एक और गोली लगने के बावजूद भी जोंग ताए लड़ता रहता है, इसलिए से बॉम के पास कमरे से बाहर निकलने और उसे अंदर बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जोंग ताए गिरने से पहले कुछ बार दरवाजे पर जोर से मारता है, फिर वह चीखने लगता है। होश में आने के कारण वह दर्द से करा रहा है। आपातकालीन दल उसे तुरंत ले जाता है। इसके बाद सेबोम यी ह्यून को फोन करके घटना के बारे में बताती है। बातचीत के दौरान उसे एहसास होता है कि लड़ाई में उसके शरीर पर खरोंचें आई हैं। लेफ्टिनेंट ताए सेओक आकर उसे सूचित करता है कि जोंग ताए को कोई संक्रामक रोग लग रहा है, इसलिए सैनिक उसे भी ले जाते हैं क्योंकि वह संक्रमित है। जब यी ह्यून दोबारा फोन करती है तो ताए सेओक फोन उठाता है और अपने मामले के बारे में सुनता है। जल्द ही सैनिक मोटल से उस आदमी को भी ले जाते हैं। जब से बोम को क्वारंटाइन स्थल पर ले जाया जा रहा होता है, तब ताए सेओक पुलिस को बताता है कि यह रहस्यमय वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। काटने वाले या तो संक्रमित हो जाते हैं या खून की कमी से मर जाते हैं। यी ह्यून को लगता है कि कहीं उस अवैध पदार्थ का इससे कोई संबंध तो नहीं है, इसलिए वह नमूना लेने के लिए वापस मोटल जाता है। उसी समय उसे जंगकुक का फोन आता है, जिसके पास एक विश्व विज्ञान रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि जोंग ताए ने कुछ भी नहीं लिया था। उस रात यी ह्यून ने वह सैंपल अपने एक दोस्त को दिखाया जो पहले नशीले पदार्थों का सेवन करता था। उस दोस्त ने उस पर एक सीरियल नंबर देखा, जिसका मतलब था कि वह किसी दवा कंपनी का है, न कि किसी सड़क विक्रेता का। क्वारंटाइन सेंटर में से बॉम की अच्छी तरह से जांच और परीक्षण किया गया, फिर उसे एक कमरे में भेज दिया गया। यी ह्यून को फोन करके अपडेट देने के बाद उसे दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। दूसरे कमरों से चीखने चिल्लाने और जोर जोर से आवाजें आ रही थीं, क्योंकि वे संक्रमित लोगों से भरे हुए थे। ताए सेओक ने से बॉम के परीक्षण के नतीजे देखे और पुष्टि की कि वह संक्रमित नहीं है। अगली सुबह यी ह्यून को आखिरकार राष्ट्रीय दवा डेटाबेस में वह पदार्थ मिल गया। यह निमोनिया की एक बंद हो चुकी दवा थी जिसका नाम नेक्स्ट था और मतिभ्रम पैदा करने वाले दुष्प्रभावों के कारण इसे बाजार से हटा दिया गया था। उसने जंगकुक से बॉम के कॉल को ट्रैक करने के लिए कहा और क्वारंटाइन स्थल की ओर चल पड़ा। इस बीच से बॉम उसे आगे की जांच के लिए उसके कमरे से ले जाया जाता है। बाहर जाते समय वह जोंग ताए को देखती है और अपने गार्ड जीसू को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे घटना याद है, और वह स्वीकार करता है कि उसे याद है, लेकिन वह यह बताने से इनकार करता है कि क्या उसने अवैध दवा ली थी। अचानक वह कहता है कि उसे प्यास लगी है और फिर से अपना रूप बदल लेता है। इससे पहले कि वह साए बोम पर हमला करके उसे काटने की कोशिश करे, सैनिक तुरंत दरवाजा तोड़ देते हैं और जोंग ताए को टेजर से बुरी तरह काबू में कर लेते हैं और उसे ले जाते हैं।
साएबोम कार्यालय की ओर दौड़ती है और ताय सेओक पर चिल्लाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने जानबूझकर दरवाजा खोला था ताकि वह जोंगताय को देख सके। ताय सेओक बताता है संक्रमित लोग असहनीय प्यास लगने के बाद पागल हो जाते हैं और वह इसका कारण पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बताता है कि वह संक्रमित नहीं है, इसलिए सेना उसे छुट्टी का भुगतान करने के लिए तैयार है, इस बहाने कि वह ड्यूटी पर घायल हो गई थी, बशर्ते वह हर कुछ हफ्तों में रक्त परीक्षण के लिए वापस आती रहे। सेबोम इस शर्त पर राजी हो जाती है कि उसकी फाइल में अच्छे अंक आएं ताकि उसे मनचाहा अपार्टमेंट मिल सके। उसी समय यीह्यून केंद्र पर पहुंचता है और तायसोक को दवा देता है। जाते समय सेबोम उसे शादी का प्रस्ताव देकर चौंका देती है। वह नवविवाहित होने पर मिलने वाले बोनस का इस्तेमाल अपार्टमेंट के लिए बेहतर अंक पाने के लिए करना चाहती है और यीह्यून हां कह देता है। इसी बीच सेउंगयंग खबरों में देखता है कि संक्रमण दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब सेबोम उससे मिलने आती है और उसे अपनी शादी के बारे में बताती है तो दोनों स्वीकार करते हैं कि पत्रकारों ने उनसे जोंगताय के बारे में बात करने के लिए संपर्क किया है। सेबोम उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी सेउंगयंग एक पत्रकार से मिलता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि लड़ाई के दौरान सेउंगयंग को खरोंच आई थी और वो इसे छिपा रहा है। थाने में जंगकुक यीह्यून को तायसोक के बारे में मिली जानकारी बताता है। वह संक्रामक रोगों का विशेषज्ञ है, उसे सेना से लाइसेंस मिला है और सेवानिवृत्त होकर एक दवा कंपनी में काम करने लगे। ताय सेओक पर सीईओ पर हमला करने का मुकदमा चला, लेकिन उन्हें निर्दोष पाया गया। फिर वे केंद्रीय आपदा निवारण मुख्यालय में सेवा देने के लिए सेना में वापस आ गए। जब सेबोम अपने नए घर जाती है तो वह पड़ोसियों को चावल के केक बांटकर अपना परिचय देती है। जब वह छठी मंजिल पर जाने की कोशिश करती है तो सीढ़ियों का दरवाजा नहीं खुलता। सियोयून उसे बताती है कि ऊपरी मंजिलें उन मालिकों के लिए हैं जो नीचे रहने वाले किराएदारों से मेलजोल नहीं रखते। सेबोम फिर भी दरवाजा तोड़ देती है और बताती है कि बैरिकेड अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इस मंजिल पर रहने वाले लोग शिष्टाचारवश चावल के केक ले लेते हैं, लेकिन वे सभी उसके प्रति उदासीन रहते हैं। उस रात सेबोम को जोंगताय के साथ हुई लड़ाई का बुरा सपना आता है, जिसमें जोंगताय उससे कहता है कि वो भी बदल जाएगी। ऊपर से आ रही कुछ अजीब आवाजों से दंपति चौंक कर जाग जाते हैं, लेकिन यीह्यून उसे उन आवाजों को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। अगली सुबह तायसेओक यीह्यून से मिलने आता है और उसे बता है कि वे इस मामले पर साथ मिलकर काम करेंगे। पहला काम है जोंगताय के डीलर से मिलना, जिसका पता उन्हें उसके फोन से चला था। यीह्यून खरीदार होने का नाटक करेगा, इसलिए तायसेओक उसे पैसों से भरा एक बैग देता है ताकि यह विश्वसनीय लगे। साएबोम को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह पड़ोसियों से बात करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। सियोयून को वह बहुत अच्छी लगती है और वह उसके पीछे जाती है क्योंकि वह अपने माता पिता के काम पर जाने के दौरान घर पर अकेले रहने से तंग आ चुकी है। अपार्टमेंट नंबर 601 में साएबोम की मुलाकात जूह्योंग से होती है, जो कहता है कि वह फर्नीचर इधर उधर कर रहा था और वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस बीच सेउंगयंग रिपोर्टर से और पैसे कमाने की योजना बनाता है और इसकी शुरुआत एक नया घाव पाने से करता है। अपने हाथ पर पट्टी बांधने के बाद वह साएबोम को फोन करके अपना गुनाह कबूल करता है और वह तुरंत उसे क्वारंटाइन साइट पर ले जाती है। जब जीसू उसका हालचाल पूछने आती है तो सेउंगयंग उसे बताता है कि खरोंच उसके हाथ पर लगी नई चोट है और असली चोट को छुपाए रखता है उसकी गर्दन। इसके बाद महिलाएं चली जाती हैं ताकि जीसू सेबोम से खून का नया नमूना ले सके। जब वे वापस आती हैं तो सेउंगयंग गायब होता है। सेबोम उसे फोन करती है और वह उसे बताता है कि उसका परिवार है, इसलिए वह यहां छिपकर नहीं मर सकता। फोन रखने से पहले वह बताता है कि सुरक्षित रहने और पैसे कमाने का एक तरीका है। सेउंगयंग चुपके से कुछ सैनिकों का पीछा करते हुए उन रेफ्रिजरेटर ट्रकों तक जाता है जहां गंभीर मरीजों को रखा जाता है। वह अंदर घुस जाता है और सभी शवों को देखकर भयभीत हो जाता है। एक सैनिक खुला दरवाजा देख लेता है और उसे बंद कर देता है, जिससे सेउंगयंग अंदर बंद हो जाता है। उसे रिपोर्टर का संदेश मिलता है जो एक वीडियो क्लिप के बदले 100 मिलियन वॉन देने का वादा करता है, इसलिए सेउंगयंग वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उसी क्षण शव जाग उठते हैं। एक पुराने गोदाम में
यी ह्यून और तायसेओक डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं। जब यी ह्यून वायरस के विश्वव्यापी मामलों का जिक्र करता है तो तायसेओक स्वीकार करता है कि उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हुए विदेश से नेक्स्ट चुराया था। तभी 3 आदमी आते हैं और जोंग ताय के बारे में पूछते हैं तो यी ह्यून उनसे लड़ता है और कुछ ही मिनटों में उन्हें हरा देता है। डीलर कहते हैं कि दवा गाड़ी की डिग्गी में है, लेकिन जब यी ह्यून उसे खोलता है तो एक जॉम्बी बाहर कूद पड़ता है। यी ह्यून उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और तायसेओक अपनी बंदूक तैयार कर लेता है, लेकिन सुविधा केंद्र में अपनी संक्रमित पत्नी को याद करके वह जम जाता है। सौभाग्य से वह होश में आ जाता है और डिग्गी बंद करने से पहले जॉम्बी को गोली मार देता है। वह जीव अभी भी जीवित है, इसलिए तायसेओक उसे पूरी तरह से मारने तक कुछ और बार गोली मारता है। फिर वो एक डीलर पर नली से पानी डालता है जब तक कि वो यह ना बता दे कि उसे जॉम्बी कहाँ मिला था। पता चलता है कि यह आदमी उनका दवा आपूर्ति करता है और उन्होंने उसे उसके मृत परिवार से घिरा हुआ पाया था।